Hello students, I am Arvinder Kaur at Mindar once again with the chapter from ninth class history book, and the name of the chapter is Forest Society and Colonialism. So in this video we will study the fourth unit of our chapter, Forest Transformations in Java. Like in our previous units, we study about the colonial impact on Indian forest society. तो अब in this video lecture we will study about the Java. तो like इंडिया में ब्रिटिश उस समय कॉलोनियल पावर थे, तो इन जावा देयर वर द डच पीपल. डच जो थे वो वहाँ पे कॉलोनियल पावर थे. डच कौन थे? नीदरलैंड के रहने वाले जो लोग थे. सो लेट्स बिगिन. Java is now famous as rice producing island in Indonesia. But once upon a time when it was mostly covered with forest. तो बेटा जो जावा है वो कहाँ है? जावा एक आइलैंड है इंडोनेशिया का, और आज के टाइम में जो जावा है उसको राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड के रूप में देखा जाता है. इट इज़ फेमस. बट वंस अपॉन अ टाइम एक बार वहाँ पे जो है फॉरेस्ट कवर हुआ करते थे, जंगल हुआ करते थे वहाँ पे भी. बट दीज फॉरेस्ट वर कट डाउन बाय हूम? बाय डच पीपल. तो जावा में जो है जब डच ने फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट की, लाइक सेम जैसे इंडिया में ब्रिटिश ने टिम्बर के लिए फॉरेस्ट मैनेजमेंट किया, ठीक वैसे ही डच ने जावा में फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट किया और सारा टिम्बर जो था वो जावा से एक्सपोर्ट कर दिया जाता था. सो लाइक द ब्रिटिश दे वांटेड टिम्बर फ्रॉम द जावा टू बिल्ड द शिप्स. उनको भी वैसे ही वुड चाहिए था, टिम्बर चाहिए था, जैसे यहाँ से ब्रिटिशर्स को चाहिए होता था. तो सेम एक जैसी कंडीशन थी. लाइक इंडिया वो सफरिंग अंडर द कॉलोनियल रूल, वैसे ही जावा भी कॉलोनियल रूल के अंडर सफ़र हो रहा था. फ़र्क किस बात का था? सिर्फ ये कि वहाँ पे कॉलोनियल पावर जो है वो डच हैं. तो कोई भी कॉलोनियल पावर की बात कर लो तो सबने अपनी अपनी कॉलोनीज़ को एक्सप्लॉइट किया उस समय. नाउ व्हाट टाइप ऑफ पीपल वर द लिविंग इन जावा? जावा में किस तरह के लोग थे? देखिए उस समय की अगर बात करें तो जावा कम्युनिटी में सिंपल पीपल थे. अब देखो जावा में एक कम्युनिटी थी, दे वर द वुड कटर्स ऑफ जावा, और उनका नाम था कलंग्स. तो ये जो कलंग्स थे, इसके ऊपर एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है बेटा, डेट हु वर कलंग्स एंड वाई वर दे इम्पॉर्टेंट. तो इम्पॉर्टेंट क्यों थे? तो ये जो कलंग्स थे जावा के, दे वर अ कम्युनिटी ऑफ स्किल्ड फॉरेस्ट कटर्स एंड शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स. तो अब देखो ये जो लोग थे ये कौन थे? फॉरेस्ट वुड कटर्स थे, लकड़ी काटते थे और उसके साथ साथ ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी किया करते थे. स्किल्ड वुड कटर्स मतलब कि इन्हें फॉरेस्ट की पूरी नॉलेज थी, ये अपने काम में एक्सपर्टाइज थे, एक्सीलेंट कटर्स थे. तो मीन्स ये जो ट्राइबल कम्युनिटी थी बहुत इम्पॉर्टेंट थी. अब किस लिए इम्पॉर्टेंट थी? क्योंकि उनके स्किल की वजह से, एंड उस स्किल की वजह से उस समय जो है आपको पता है कि ज़्यादातर सारा ही वर्क जो है वो टीक जो वुड होती थी उससे किया जाता था. टिम्बर की बहुत ज़रूरत होती थी. तो जितने भी किंग वगैरह होते थे जो वो अपना पैलेस वगैरह बनाया करते थे, तो उसके लिए इनकी ज़रूरत पड़ती थी. और वुड का जो है यही लोग काटते थे. अब राजा खुद थोड़ी ना जाके जंगल में काटेंगे. तो मीन्स इनके बिना कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती थी, पैलेसेस वगैरह भी बन ही नहीं सकते थे. एट द सेम टाइम इन 1755 इतनी ज़्यादा इनकी इम्पोर्टेंस थी कि जब वहाँ पे एक किंगडम था, माताराम किंगडम जावा का, तो जब उस किंगडम में स्प्लिट हुआ, मतलब वो किंगडम दो हिस्सों में बट गया, तो किंगडम में रहने वाले जो 6000 कलंग फैमिलीज थी उनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया गया, आधा आधा 2 हिस्सों में बांट लिया गया. तो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो थी वो इनकी हुआ करती थी. अब रीज़न तो आपको पहले ही बता दिया हमने, डेट वाई दे वर इम्पॉर्टेंट. अब क्या हुआ, जब डच रूल स्टार्ट हुआ तो उन्हें भी ये समझ में आ गया कि जो ये कलंग्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इन्हें हमारे अंडर काम करना होगा. तो उन्होंने क्या किया, ज़बरदस्ती इन लोगों से काम करवाना जो है वो शुरू किया.
एंड व्हेन दे ट्राई टू मेक कंट्रोल, तो क्या हुआ, तो जो कलंग्स थे उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट में उन्होंने जो डच पीपल थे उनके फोर्ट था जुआना में, उसके ऊपर अटैक भी कर दिया। बट फिर क्या हुआ, देवर सप्रेस्ड, उनको सप्रेस कर दिया गया। और लेकिन फिर भी जो डच पीपल थे वो इनके ऊपर जल्दी से कंट्रोल जो थे वो एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। अब बेटा, जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स ने साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इंट्रोड्यूस की थी, सिमिलरली डच पीपल आल्सो इंट्रोड्यूस साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इन जावा। सेम उसी वे में जावा में भी डच ने जो है वो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इंट्रोड्यूस की। और उसमें क्या किया गया, इन द 19th century when it become important to control the territory, not just people, the Dutch enacted the forest laws in Java। तो उन्होंने जावा में फॉरेस्ट लॉज इंट्रोड्यूस किए। क्या थे अब ये लॉज, देखो इनके अकॉर्डिंग क्या होता था, वही सेम कंडीशन लाइक इंडिया में थी कि जिस तरह से पहले वो लोग फॉरेस्ट में आसानी से जा सकते थे, अब वैसा उनके लिए नहीं रहा था। पहले वुड कट कर लिया करते थे, बट अब वुड कटिंग वाज स्पेसिफाइड। अब वुड कटिंग को जो है वो स्पेसिफाइड कर दिया गया। स्पेसिफाइड मीन्स कि अब जो है कुछ एक पर्पसेस के लिए ही वुड कटिंग की परमिशन थी, लाइक बोट्स बनाने के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए। और उसमें क्योंकि अब वुड तो हर जगह यूज़ होती थी ना, फ्यूल वुड भी चाहिए, अदर पर्पसेस के लिए भी चाहिए, बट उन पर अब रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। और तो और सब फॉरेस्ट से वुड कट भी नहीं की जा सकती थी, बल्कि देयर वर सम स्पेसिफिक फॉरेस्ट, और कुछ एक फॉरेस्ट से ही कटिंग होती थी, और वो भी अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन ये काम किया जाता था। मींस कि अगर वो ग्रेजिंग कराने के लिए ले जाते एनिमल्स को तो उनको पनिश करते थे। जहाँ यंग स्टैंड्स होते थे, यंग स्टैंड्स मीन्स कि जहाँ छोटे पेड़ पौधे सैपलिंग्स ग्रो कर रही होती थी, वहाँ पे तो परमिशन ही नहीं थी। नेक्स्ट थिंग कि इवन अगर हॉर्स कार्ट भी ले जानी है तो उसकी परमिशन नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता था कि वो इसमें भर के वुड ले जाएंगे, टिम्बर ले जाएंगे। सो ट्रांसपोर्टिंग ऑफ वुड विदाउट द परमिशन वॉज नॉट अलाउड, उसके लिए पनिशमेंट दी जाती थी। और दूसरी तरफ अपने मतलब के लिए जो डच थे वो वहाँ पे टिम्बर कलेक्ट कर रहे थे, और इन 1882 में नियर अबाउट 2,80,000 के आसपास जो स्लीपर्स थे दे वर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द जावा, जावा से बाहर भेज दिए गए थे। अब ये वहाँ पे एक और नया सिस्टम स्टार्ट किया गया था, डेट वॉज नोन एज द ब्लैंडन डेंस्टन सिस्टम। अब ये ब्लैंडोंग डेंस्टन सिस्टम क्या था बेटा, देखो इसमें क्या होता था कि डच ने पहले तो वहाँ पे जो विलेज फॉरेस्ट थे उनमें रहने वाले जो फॉरेस्टर्स थे उनके ऊपर जो है वो टैक्स लगाना शुरू किया, लैंड रेंट जिसको बोलते थे। और फिर उसके बाद क्या किया, कुछ एक विलेजेस को इसमें एग्जेम्प्ट कर दिया गया। एग्जेम्प्ट मीन्स कि उनको छूट दे दी गई कि तुम्हारे को टैक्स नहीं देना। लेकिन क्यों, अब वो उनके रिश्तेदार थोड़ी ना थे, तो क्यों नहीं देना टैक्स, क्योंकि उसके बदले में उन्हें बोला गया कि डेट यू विल हैव टू प्रोवाइड द फ्री लेबर टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कि आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए काम करना होगा, फ्री लेबर प्रोवाइड करनी होगी, और तुम्हारी जो बफेलोज वगैरह हैं तुम्हारे पास, वो वुड को ट्रांसपोर्ट करने के जो है वो काम में लगाई जाएंगी। सो मीन्स इस तरीके से वहाँ पे भी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री जो थी वो इंट्रोड्यूस हुई। अब क्या हुआ फिर, नेचुरली द पीपल विल प्रोटेस्ट, लोगों ने इसका विरोध तो करना ही था। सो एक पर्सन थे, उनका नाम था सुरंतिको सैमन, और इन्होंने जो डच गवर्नमेंट थी, अथॉरिटी थी, उसको चैलेंज किया। सो डैट वॉज नोन एज द सैमन्स चैलेंज, उसको सैमन्स चैलेंज बोलते हैं। तो कौन थे वो पर्सन जिन्होंने चैलेंज किया, वो थे सुरंतिको सैमन। और ये जो सुरंतिको सैमन थे, ही वॉज द नेटिव ऑफ द रंदम ब्लैंतंग विलेज। अब ये रंदम ब्लैंतंग विलेज कहाँ पे है, देखो ये जो मतलब यहाँ पे जो थे वो टीक के फॉरेस्ट हुआ करते थे, टीक के जंगल होते थे।
इन्होंने जब डच गवर्नमेंट को क्वेश्चनिंग करना शुरू किया, अब क्या होता है देखो, क्वेश्चनिंग मीन्स कि इन्होंने चैलेंज किया, उनको बोला कि क्योंकि गवर्नमेंट बोला करती थी डेट ये तो स्टेट की प्रॉपर्टी है, ये जो जंगल होते हैं, है ना, तो लोगों को परमिशन नहीं है वहाँ जाने की। तो इन्होंने उनको क्वेश्चनिंग करना शुरू किया कि ये जो है ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है। और इन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट देना शुरू किया, इन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया डेट द स्टेट हैड नॉट क्रिएटेड द विंड वाटर अर्थ एंड वुड सो इट कुड नॉट बी ऑन इट सून अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट डेवलप्ड। तो जब इन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया कि ये जो हवा है, पानी है, अर्थ है, वाटर है, ये सब तो नेचुरल रिसोर्स हैं, गवर्नमेंट ने थोड़ी ना क्रिएट किए हैं, तो सब भगवान के बनाए गए हैं, तो ये चैलेंज कर रहे थे गवर्नमेंट को। तो जल्दी ही क्या हुआ, इनके जो आइडियाज़ थे वो स्प्रेड होने शुरू हो गए और एक मूवमेंट में कन्वर्ट हो गए। इनके जो इनको हेल्प किस किस ने की देखो, अब इनके अपने ही जो सन इन लॉज थे उन्होंने इनके आइडियाज़ को स्प्रेड करने का काम किया। और जो इनके फॉलोअर्स थे, सैमनिस्ट उनको बोला जाता था, इन्हीं के जो भी इनके फॉलो करते थे इनके आइडियाज़ को, उनको सैमनिस्ट कहते थे। तो वो जो थे वो प्रोटेस्ट किया करते थे। और कैसे प्रोटेस्ट करते थे देखो, 1907 तक नियर अबाउट 3000 फैमिलीज़ जो थी वो इनकी सपोर्टर बन गई थी, मतलब इनके साथ शामिल हो गई थी, इनके फॉलोअर्स थे। अब ये क्या करते थे सैमनिस्ट पीपल, ये जब डच पीपल जो थे वो सर्वे करने के लिए आते थे वहाँ पे विलेजेस में, तो ये वहाँ सामने नीचे ज़मीन पे लेट जाया करते थे। एंड वाइल सम ऑफ देम रिफ्यूज टू पे द टैक्सेस, और जो फाइन इनके ऊपर लगा होता था या जो टैक्स देना होता था उससे मना कर दिया करते थे ये लोग। इवन उनको फ्री लेबर प्रोवाइड करने के लिए जब बोला जाता था तो वो उसको भी इसके लिए मना कर दिया करते थे। सो इन दिस वे दिस मूवमेंट स्प्रेड। अब देखो एक और नया टॉपिक है हमारे पास, दैट इज़ द वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन। अब ये वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन, अब ये एक बेटा ओपन टॉपिक है जिसमें हम वॉर और डिफॉरेस्टेशन के बीच क्या रिलेशन रहा, अब वो चाहे इंडिया में हो या जावा में हो या कहीं वर्ल्ड के किसी भी रीजन में हो, जहाँ जहाँ भी वॉर लड़ी गई वहाँ पे फॉरेस्ट पर क्या इम्पैक्ट रहा उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और ये वॉर जो है, वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल मॉडर्न वॉर्स। मॉडर्न वॉर्स मीन्स मॉडर्न वॉर्स कौन सी और ग्लोबल लेवल पे लड़ी गई, लाइक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं हम। दीज हैव द मेजर इम्पैक्ट ऑन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के ऊपर इन वॉर्स का बहुत मेजर इम्पैक्ट रहा। अब देखो क्या हुआ, जब ये वॉर्स लड़ी गई उससे पहले क्या होता था कि जो कॉलोनाइजेशन के अंडर एक वर्किंग प्लान के साथ कटिंग की जाती थी फॉरेस्ट की। वर्किंग प्लान्स मीन्स कि लाइक आपने इंडिया में भी देखा जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री थी या जावा के बारे में अभी अभी स्टडी किया, तो उसमें क्या होता था कि कितना जंगल काटना है, फिर नए पेड़ भी उगाए जाते थे, तो इस तरीके से एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ कटिंग होती थी। बट in India, working plans were abandoned at this time and the forest department cut trees freely to meet British war needs. लेकिन जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुई तो ये सारे प्लान्स को अबैंडन कर दिया गया, एक तरफ रख दिया गया और फिर पेड़ों को रेकलेसली कट किया गया। किस लिए? क्योंकि उस समय तो मेन पर्पस था वॉर की जो नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करना है, तो उनको कट जब मतलब बहुत अंधाधुंध तरीके से काटा जाने लगा। और जावा में क्या था, अगर हम जावा की बात करें तो इन केस ऑफ जावा द सेम थिंग वाज हैपनिंग, ऐसा सब कुछ ही चल रहा था। एंड जस्ट बिफोर द जापानीज ऑक्यूपाइड द रीजन द डच फॉलोड अ स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी। अब देखो यहाँ जापानीज कहाँ से आ गए बेटा, देखो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था तो जावा में जापानीज ने जो है वो इन्वेजन किया, हमला किया। तो अब जब जापानीज़ का हमला, जापानीज़ वर ऑल्सो अ कॉलोनियल पावर, वो भी बहुत एक बड़ी कॉलोनियल पावर थी, तो वो डच के एरिया था उस समय जावा जो है, तो डच जो है उस समय वहाँ पे अपने आप को सेव करने के लिए कि कहीं जापानीज़
के हमले से यहाँ हमारे सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल जापानीज़ ना कर ले, तो उन्होंने स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी फॉलो की। अब ये स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी क्या थी, देखो कि उन्होंने क्या करना शुरू किया। जब जापानीज़ जो थे वो आने वाले थे, मींस जब लगा कि अब पूरे तरीके से हम हारने वाले हैं और जापानीज़ के कब्ज़े में आ जाएगा पूरा ये जावा का एरिया, so they started destroying the sawmills and burning huge piles of giant teak logs so that they would not fall in Japanese hand। कि उन्होंने क्या करना शुरू किया कि डच को दिख रहा था कि जावा तो अब जापानीज़ के हाथों में चला जाएगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज उनके हाथ में आ जाएं, तो उन्होंने खुद ही अपनी वो ह्यूज पाइल्स ऑफ वुड, जो उनके पास इतने लकड़ियों के भंडार होते थे, या अपनी सॉ मिल्स थी जहाँ लकड़ी काटी जाती थी, तो वो सारे के सारे जापानीज़ के हाथों में ना जाएं, इस चीज़ से बचाने के लिए उन्होंने उसको जलाना शुरू कर दिया। क्यों जलाना शुरू कर दिया कि हमारे नहीं हो सके तो ये उनके काम भी नहीं आने चाहिए, तो मीन्स अगर हमारे काम नहीं आएंगे तो इनके भी ना आए, तो इस पर्पज़ से उन्होंने ये पॉलिसी अडॉप्ट की। और दूसरी तरफ जापानीज़ ने क्या किया, द जापानीज़ देन एक्सप्लॉइटेड द फॉरेस्ट रेकलेसली फॉर देयर ओन वॉर इंडस्ट्रीज, फोर्सिंग फॉरेस्ट विलेजर्स टू कट डाउन द फॉरेस्ट। और जब जापानीज़ ने वहाँ पे कब्ज़ा हो गया, तो एट द सेम टाइम उन्होंने भी उन रिसोर्सेज का जो भी उनके हाथ आया, फॉरेस्ट वगैरह, उनको अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ करना शुरू किया। विलेजर्स को भी फोर्स किया कि ट्रीज़ को कट डाउन करो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अब देखो, ये तो बात हो गई कि डच ने क्या किया और जापानीज़ ने क्या किया। अब थर्ड पार्टी भी तो थी, जो वहाँ के लोकल पीपल थे, जो लोकल विलेजर्स थे, उन्होंने भी इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठाया कि अब ना तो वहाँ पे डच का कंट्रोल है, ना अभी जापानीज़ का पूरा कंट्रोल है, सो दे स्टार्टेड एक्सपेंडिंग द एरिया फॉर द कल्टीवेशन। तो उन्होंने भी जितने उनका लैंड था, कल्टीवेबल लैंड था, उसको एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, फैलाना शुरू कर दिया, जंगलों को काटा और अपने खेतों को बड़ा करना शुरू कर दिया। और वॉर के ख़त्म हो जाने के बाद भी जो इंडोनेशिया का जो फॉरेस्ट सर्विस डिपार्टमेंट था, उनके लिए उस लैंड को वापस लेना जो है एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क जो था वो बन गया था। सो इन दिस वे दिस वॉज द इफ़ेक्ट ऑफ द वॉर ऑन द फॉरेस्ट के ऊपर जो है वो वॉर्स का क्या इफ़ेक्ट जो है वो रहा। तो इस तरह से शुरू से ही लोगों के बीच और गवर्नमेंट्स के बीच जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे वो चलते रहे फॉरेस्ट को लेके। नाउ बेटा, हियर इज़ द लास्ट टॉपिक, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, न्यू डेवलपमेंट्स ऑफ फॉरेस्ट्री। ये कंक्लूडिंग टॉपिक है बेटा हमारा, मीन्स के पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थिंग हमारे समझ में आती है, मीन्स क्या अच्छा था क्या बुरा था, ये तो आप अपनी कंसाइंस से सोचोगे ना, आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद। बट दिस इज़ द कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर एंड द मोस्ट एक्सेप्टेबल थिंग, कि अब पूरे चैप्टर में हमने देखा कि कंजर्वेशन के नाम पर क्या होता है कि कॉलोनियल गवर्नमेंट अपने हिसाब से कुछ लॉज ले आती है और उसी के अकॉर्डिंग फिर वो फॉरेस्ट को ऑपरेट करते हैं। तो मीन्स वो कंजर्वेशन तो कर रहे थे बट अपने पर्सनल मोटिव्स के लिए, मीन्स एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से नहीं। सो इन दिस सेंस वी सॉ कि वो कंजर्वेशन नहीं कर रहे थे बल्कि एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, इट वाज द एक्सप्लॉयटेशन। अब फिर धीरे धीरे क्या होना शुरू हुआ, आप देखो, अब धीरे धीरे कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंस मिलने लगी। तो 1947 में इंडिया को मिली, इसी तरीके से और जो बाकी एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ थे वो इंडिपेंडेंट होते रहे। 1950s तक तो यही सब कुछ चलता रहा। इवन अगर अफ्रीका की बात करें तो 1990s तक ये सब कुछ वहाँ पे चला। 1980s के बाद, since the 1980s, government across Asia and Africa have begun to see that scientific forestry and the policy of keeping forest communities away from forest has resulted in many conflicts. अब एशिया और अफ्रीका में जो न्यू इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट्स बनी, उन्होंने एक कॉमन
कंसाइंसनेस डेवलप की, उन्हें समझ में आया कि जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री जो वो फॉलो कर रही थी अब तक, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने फॉलो करवाई थी, वो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की वजह से फॉरेस्ट का कंजर्वेशन नहीं हो रहा था, बल्कि कंजर्वेशन कम हो रहा था, बल्कि टिम्बर की जो कलेक्शन थी वो हो रही थी। मीन्स कि अब कंजर्वेशन जो था वो अब तक कोई उनका गोल नहीं था। So the government is now looking to different forms of forest management, and in recent times Asian and African governments introduced scientific forestry and conservation of forest rather than collecting timber become the primary aim. तो अब देखो, अब उन्होंने अपने इस गोल को चेंज किया कि अब कंजर्वेशन एक इम्पॉर्टेंट गोल बना रादर देन कि टिम्बर का कलेक्शन किया जाए। अब देखो, अब ये कैसे किया गया, हाउ इट वाज डन। तो अगर करना है तो ट्रू सेंस में तो उन्होंने एक तरह से सोशल फॉरेस्ट्री जो है वो इंट्रोड्यूस की। एंड इन ऑर्डर टू मीट दिस गोल द गवर्नमेंट रियलाइज दैट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल लिविंग नियर द फॉरेस्ट इज मस्ट। तो गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि इसमें उन लोगों को भी इंक्लूड किया जाए, किन लोगों को, कि वो जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं जो फॉरेस्ट के आसपास रहती हैं। लाइक इंडिया में ही मिज़ोरम से केरला तक बहुत घने घने जंगल थे। लाइक पीछे हमने बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ और फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ की बात की, तो उन्होंने कहा कि अगर इन जंगलों को सही मायने में कंजर्व करना है तो इन लोगों को अपने साथ जोड़ना होगा, क्योंकि बहुत सी लोकल कम्युनिटीज़ ऐसी थी इंडिया में भी जिन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल सेट किए थे उस समय फॉरेस्ट कंजर्वेशन को लेके। लाइक आप अपनी बुक में भी पढ़ते हो, या बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स आपने सुनी होगी, लाइक चिपको मूवमेंट हुई थी एक। और अब ये फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ को उन्होंने कहा कि इनको अपने साथ जोड़ना होगा फॉरेस्ट की कंजर्वेशन के लिए। और कैसे जोड़ा जाएगा, क्यों जोड़ा जाएगा? बिकॉज विलेजर्स प्रोटेक्टेड देम इन सेक्रेड ग्रोव्स नोन एज सरनास, देवरा, कडू, कान, ट्राई एक्सेट्रा। अब ये देखो क्या होता था, लाइक हमारे कल्चर में ही है, पेड़ पौधों के साथ ना कुछ सेक्रेड क्वालिटीज़ ऐड की जाती हैं। पेड़ों को मतलब कंसिडर किया जाता है कि उनकी पूजा की जाती है। तो जिस चीज़ की वो पूजा कर रहे हैं, मीन्स जिसको वो भगवान मान रहे हैं, तो उसको नुकसान थोड़ी ना पहुंचाएंगे। सेकेंडली इसके साथ साथ क्या होता था, फॉरेस्ट जो थे वो किया करते थे, जो विलेजर्स थे, सम ऑफ द विलेजर्स पेट्रोल्ड देयर ओन फॉरेस्ट विद ईच हाउस होल्ड टेकिंग इट इन टर्न्स इंस्टेड ऑफ लीविंग इट टू द फॉरेस्ट गार्ड्स। वो पेट्रोलिंग किया करते थे खुद ही। लाइक पीछे आपने बस्तर की स्टोरी में पढ़ा कि वो वॉचमैन जो था वो अपॉइंट कर देते थे। सो इन दिस वे फॉरेस्ट मैनेजमेंट गॉट अ न्यू टर्म, मीन कि अब सही तरीके से फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा सकेगा। किसके साथ? डिफरेंट सोशल कम्युनिटीज़ जो वहाँ आसपास रहती हैं उनके साथ मिलके। तो इसी के साथ बेटा ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, एंड we will be back for you with some new contents, and stay connected for some new videos. Till then, goodbye and thank you.